हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मंजीत कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे पहला और स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लगभग आपका 4 से 5 टॉपिक होगा। तो सारा जितने भी एसएससी जेईई में पूछे गए सवाल हैं सारों को आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सिर्फ एसएससी जेई के लिए नहीं है। अगर इसका आप क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्निकल और भी जितने सारे एग्जाम है सभी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है और ईएस से ही लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेस इन वॉल्यूम बाय 1/273 of their original volume at 0 degree for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। तो आपसे क्या पूछता है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तब आपका वॉल्यूम 1/273 ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस में हर 1 डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होता है। ठीक है, तो ये किस लॉ के अनुसार है वो आपको बताना है, किस लॉ के अनुसार ये बात रखा गया है। सबसे पहला आता है जूल्स लॉ, देन आता है आपका बॉयल्स लॉ, देन गे लुसेक लॉ, चौथा ऑप्शन आता है चार्ल्स लॉ। चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले आपको हम बताते हैं, जो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसी से, यही जो 4 लॉ है इसी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 लॉ को तो कंठस्थ याद कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। ध्यान दीजिए, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, शॉर्ट में बताएंगे, बस आपको इसी तरह याद रखना है। चार्ल्स लॉ मेरा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिए, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शन होगा, टेम्परेचर का। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शन होगा, टेम्परेचर का। ये हो गया चार्ल्स लॉ के बारे में। अब बात करते हैं गे लुसेक के बारे में। गे लुसेक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, गे लुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर का। अब बात करते हैं जूल लो। जूल लो तो सिंपल आप पढ़े होंगे, पावर चैप्टर कहीं पावर कहीं क्वेश्चन लगाए हो तो पढ़े होंगे। सिंपल जूल लो बोलता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वी आई का। ठीक है, पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वी आई का। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, तो क्वेश्चन में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट क्या हो गया, चार्ल्स लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन 4। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो इफिशियंसी जो कार्नोट इंजन का होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो बताइए, अगर आप थर्मोडायनामिक्स से पढ़े होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्नोट साइकिल, जो आपको हम 2-3 बार अपने लेक्चर में बता चुके हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल होता है। ध्यान दीजिए, कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल होता है। इसका अगर आप फार्मूला अगर आपको याद होगा तो फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का, 1 - टेम्परेचर लोअर अपॉन टेम्परेचर हायर होता है। ठीक है, टेम्परेचर लोअर अपॉन टेम्परेचर हायर। तो आप बताइए कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, तो कार्नोट साइकिल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल्स आर। इसमें आपको बताना है स्टेरलिंग और इरेक्शन साइकिल क्या है। पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल साइकिल है, दूसरा ऑप्शन है इरिवर्सिबल साइकिल है, तीसरा ऑप्शन है क्वासी स्टैटिक साइकिल है, चौथा ऑप्शन पूछता है सेमी रिवर्सिबल साइकिल है। तो बताइए स्टेरलिंग और इरेक्शन साइकिल क्या है। सबसे पहले आपको एक और चीज कंठस्थ, आपको जब लेक्चर बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो कार्नोट साइकिल है, स्टेरलिंग साइकिल है और इरेक्शन साइकिल है, ये ऑल साइकिल क्या है, रिवर्सिबल साइकिल होता है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं स्टेरलिंग साइकिल के बारे में। स्टेरलिंग साइकिल में क्या होता है, कुछ कंडीशन याद रखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है,
ध्यान रखिए कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इरेक्शन में क्या होता है, इरेक्शन में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टेलिंग और इरेक्शन साइकिल को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन पे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफाइन करता है। चलिए, पहला ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, दूसरा ऑप्शन है इंथैल्पी को डिफाइन करता है, तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर को डिफाइन करता है, चौथा ऑप्शन है प्रेशर को डिफाइन करता है। तो जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, चलिए बताइए। तो अगर आपको याद होगा तो जीरोथ लॉ का मतलब क्या है, चलिए एग्जांपल देख समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, एक बी बॉडी है, एक सी बॉडी है। अगर ए का रिलेशन बी से है, सेम रिलेशन है, ए का सी से भी सेम रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है बी का सी के भी साथ सेम रिलेशन होगा। एक बात से और समझ लीजिए, ए अच्छे से बी को जानता है, ए अच्छे से सी को जानता है, तो बी का भी कंडीशन बनता है सी को जानने का। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है टेम्परेचर को, याद रखिए किसको डिफाइन डिफाइन करता है, टेम्परेचर को। ए बी सी, ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, मान लीजिए ए का टेम्परेचर है T1, बी का टेम्परेचर है T1। ए का भी टेम्परेचर है T1 और सी का भी टेम्परेचर है T1, तो ऑब्वियसली बात है बी और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, सी, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तब बोलता है द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो पहला ऑप्शन है गैस इंजन के लिए, दूसरा ऑप्शन है रिवर्सिबल इंजन के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन के लिए, चौथा ऑप्शन है स्टीम इंजन के लिए। तो अभी आपको हम बताए हैं, फिर से एक और बता रहे हैं, कार्नोट हो, इरिक्शन हो और स्टेलिंग साइकिल हो, क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है जो मैक्सिमम इफिशियंसी प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल इंजन। इफिशियंसी भी लिख देते हैं फिर से, 1 - T लोअर अपॉन T हायर। चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इरिवर्सिबल साइकिल। तो इरिवर्सिबल साइकिल कौन है, इसे आपका पहला ऑप्शन है कार्नोट है, स्टर्लिंग है और इरेक्शन है। तो अभी तो आपको हम बता चुके हैं कि तीनों एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द एबव। हमेशा देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे कि बार बार एक ही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हर तरह के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर। एनटीपी का टर्म कैसे स्टैंड होता है, तो पहला है नॉमिनल टेम्परेचर और प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 से आप क्या समझते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। ध्यान दीजिएगा एनटीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जो डिफाइन करता है एयर 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर। क्या डिफाइन करता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, ऑप्शन सी, जो डिफाइन करता है 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, 1.01325 बार। एक बार का क्या मतलब होता है, एक बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। ध्यान देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01325 बार, और एक बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल, और एक पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर फॉर्म ए। तो बोलता है कि जो मिक्सचर होता है आइस और वाटर क्या फॉर्म करता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इससे आपको
इसका आंसर बताने से पहले आपको हम दो चीज बता देते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस का मतलब होता है द वन हु केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर इन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स और चेंज इन कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब हो गया कि ऐसा ऐसा केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, सभी पार्ट्स ऑफ सिस्टम में क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो हेट्रोजीनस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछता है, मिक्सचर है आइस और वाटर का। आइस और वाटर का मिक्सचर होगा तो आप ही बताइए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए या हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है होमोजीनियस का तो ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। चलो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में क्या बोलता है, व्हेन नाइदर मास नोर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम इट इज देन कॉल्ड। बोलता है ना ही मास और ना ही एनर्जी को बाउंड्री से बाहर जा सकता है कोई भी सिस्टम से, तो उसे क्या बोलते हैं। पहला बोलता है ओपन सिस्टम, दूसरा है यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम, तीसरा यूनिवर्स, चौथा है क्लोज सिस्टम। तो अगर आपको पता होगा और आपको बताए भी हैं कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ना ही मेरा मास ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी का तो चांस भी है, अगर आइसोलेटेड नहीं किया है तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है, पर मास ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। तो व्हेन नाइदर मास नोर एनर्जी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी 9 का। और इसमें लिखा है ध्यान दीजिएगा, व्हेन नाइदर मास नोर एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम भी होगा। ठीक है, और आइसोलेटेड क्या, क्यों, ध्यान दीजिए, मास छोड़िए, आप ध्यान दीजिए एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसे आइसोलेट किया गया है, जाहिर सी बात है उससे आइसोलेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी ट्रांसफर आराम से हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब उसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज बाय 1% देन परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर प्रेशर इंक्रीज होता है 1% तो परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ आपका बताता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ये है बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम का। इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 1%, ध्यान दीजिए कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 1%, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या हो गया, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो इसे लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था, वॉल्यूम स्टार्टिंग में कितना था, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो गया 1%। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया 1%, तो P1 तो P1 हो गया, P2 कितना इंक्रीज हो गया 1%। 1% का मतलब, 1% का मतलब क्या होगा, 1/100, मतलब 0.01। तो हो गया P2 इक्वल टू 01.01 P1, समझ गया, क्योंकि ये 0.01 इंक्रीज हुआ है और पहले से मेरे पास कितना था P1, तो P1 प्लस 0.01, तो टोटल क्या हो गया 1.01 P। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए P क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम का। तो P मेरा कितना था, P2 कितना आया 1.01 P1, ये आया P1। तो मेरा V2 कितना आएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, तो 1/1.01 V1, क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शन है V का, समझ गए। देन इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर V2 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 100/1
101% आ जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई परेशानी और दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हर किसी का जवाब दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क ऑन द टेम्परेचर स्केल। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर और मार्क किया गया है को टेम्परेचर स्केल पे, जिसका है 130 डिग्री और -20 डिग्री। What will be the reading on the scale corresponding to 60 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस? तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो गिवन है। चलिए इससे पहले आप एक डायग्राम बनाइए, उससे समझिएगा। एक हो गया नॉर्मल डायग्राम। तो आप बताइए कि बॉइलिंग कितना हो जाता है? बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, लेकिन ये बॉइलिंग कितना लिख रहा है? बॉइलिंग लिख रहा है 130 पे। ये होता है 130 पे लिख रहा है, लेकिन हो जाता है 100 पे। अब बात करते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कितना पे होता है? तो फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये लिख रहा है फ्रीजिंग -20 पे। हमको निकालना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है। तो सिंपल एक इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। P इक्वल टू A प्लस बी। याद रखिए इक्वेशन क्या होता है? P इक्वल टू A डिग्री सेल्सियस प्लस बी। तो अगर आपको याद होगा, जो अभी आपको हम डायग्राम बनाए थे, तो स्टार्टिंग में लेते हैं 130। A कितना था? कौन ले लेते हैं, पता नहीं है कितना का रिस्पेक्ट। ओरिजिनल कितना था? 100 प्लस बी। देन -20 A इंटू फ्रीजिंग कितना पे होता है? 0 पे प्लस बी। इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो आपका बी तो कट जाएगा, ए तो 0 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? बी हो गया -20। चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, देन अगर बी को -20 है, उसे अगर पुट कीजिएगा 130 इक्वल टू 100 ए प्लस बी में इसको पुट कीजिएगा, तो ये अगर आपका आ जाएगा 1.5। आपको आप कितना पे निकालना है? 60 पे निकालना है, P 60 पे निकालना है। तो 60 इंटू ए प्लस बी, आपको ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 70 आ जाएगा। दिया हुआ नहीं है, अभी हम निकालें, ए और बी निकालें ना, तो उसको पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में क्या पूछता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है वो बताना है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है डेंसिटी, चौथा है इंथैल्पी। तो सबसे पहले समझिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो मास पे डिपेंड करता हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मास पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, तो आप ऑप्शन बताइए कैसा कौन सा है जो मास पे डिपेंड करता हो और जो मास पे डिपेंड ना करता हो। चलिए टेम्परेचर, ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर, नहीं तो प्रेशर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी, एक सेकंड, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप तो कहिएगा मास आ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब होता है मास पर डिपेंड। तो डेंसिटी तो मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपका सवाल आएगा मन में कैसे? क्योंकि याद रखिए दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप फ्रैक्शन लिए हो, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर फ्रैक्शन में है तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी हमेशा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 12 का? बताइए। एंथैल्पी। तो इसका आंसर डेंसिटी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी भी मास पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या पूछता है? द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। तो क्या बोलता है? वो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस क्या है जो अपने रिटर्न हो जाता है वर्किंग सब्सटेंस से अपने ओरिजिनल स्टेट को, उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है इवेंट,
दूसरा ऑप्शन थर्मोडायनेमिक साइकिल, तीसरा ऑप्शन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, या नन ऑफ द दीज। बताइए उस तरह का प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो अगर आपको रिवर्सिबल साइकिल पता हो तो उसे हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। और रिवर्सिबल साइकिल क्या है? एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ठीक है। रिवर्सिबल अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, उसे हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये एक स्लो प्रोसेस भी होता है, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या है कि जिस पाथ से गया हो, स्टार्टिंग जिस पाथ से स्टार्ट किया हो और जिस पाथ से गया हो उसी पाथ से वापस आ जाना और उसी पॉइंट पे, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो प्रोसेस को जब भी क्या बोलते हैं, याद रखिए स्लो प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बोलते, स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। याद रखिएगा स्लो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन इसमें और आपसे पूछ सकता है कि क्या हर रिवर्सिबल साइकिल स्लो प्रोसेस होता है? तो हाँ, हर रिवर्सिबल साइकिल स्लो प्रोसेस होता है, बट सभी स्लो प्रोसेस साइकिल रिवर्सिबल नहीं होता है। अपोजिट गलत है, सभी स्लो प्रोसेस साइकिल रिवर्सिबल नहीं होता है। तो इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन मिल गया। चलिए अब बात करते हैं इसका आंसर क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक साइकिल। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 में। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या बोलता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे एब्सोल्यूट जीरो पे क्या है? पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू जीरो, या प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस टू जीरो। तो बताइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार एट एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस पे इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है वेयर ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? हम लोग कंसिडर करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस एक फ्रीजिंग पॉइंट है, हम कंसिडर करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? कि सारा मॉलिक्यूल्स रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि उसका मूवमेंट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गेल लुसेक लॉ फॉर परफेक्ट गैसेस, गेल लुसेक लॉ के अनुसार द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरी डायरेक्टली एज। तो गेल लुसेक लॉ के अनुसार जो एब्सोल्यूट प्रेशर है गिवन मास का किसके प्रोपोर्शन है? तो गेल लुसेक लॉ अगर आपको याद होगा, जस्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे, तो भी डायरेक्टली भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया टेम्परेचर का। गेल लुसेक लॉ में आपको बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो गया? टेम्परेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जब पूछता है थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विद द रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द। जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस है, इसको किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं? मॉलिक्यूल्स बाय द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, नंबर, ओरिएंटेशन, या कैरेक्टर ऑफ मोशन। तो थ्री स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको हम डिस्टिंग्विश किस तरह करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, कैरेक्टर ऑफ मोशन। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको हम कैरेक्टर ऑफ मोशन से डिफाइन करते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, और कौन सा लिक्विड है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टाइम, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू। तो क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लीजिए सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू क्या है? तो अकॉर्डिंग टू है एवोगैड्रोज नंबर। पहला ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है एवोगैड्रो लॉ, तीसरा ऑप्शन है जूल्स लॉ, चौथा ऑप्शन है गेल लुसेक लॉ। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो लॉ के अनुसार बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कंटेन करेगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ के अनुसार इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलते हैं 18th में। 18 में क्या बोलता है? ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? मस्ट पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इन सराउंडिंग। तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन है
मस्ट पासेस थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्सल पाथ ऑन द फॉरवर्ड पाथ, और डी है ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि रिवर्सल साइकिल सभी केस को फॉलो करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट भी लेता है, मस्ट पासेस थ्रू द सेम स्टेट भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वॉल्यूम, तो भी पता है, जस्ट आपको बताए थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है मास डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है मास इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ अ सिस्टम लाइक वॉल्यूम, तो पहला ऑप्शन है मास पर डिपेंड करता है वॉल्यूम के अनुसार। डिपेंड नॉट ऑन द मास ऑफ सिस्टम लाइक टेम्परेचर, तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें। चलते हैं क्वेश्चन 20 में बात करते हैं। द टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन हीट, तो टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस से क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, या एंथैल्पी बोलते हैं। तो बताइए टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। अगर इंथैल्पी का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी होता है एनर्जी प्लस पीवी, E इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर याद होगा आपको, इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी, इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखते हैं E इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू क्या है, इंथैल्पी इक्वल टू बोलता है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी का मतलब जो इंटरनल एनर्जी जनरेट हुआ, प्लस पी वी जो वर्क डन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंथैल्पी। तो टोटल हीट सब्सटेंस क्या हो गया, एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछता है, ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, कोई सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो पहला ऑप्शन है थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा ऑप्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम याद है तो इसका 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का, कि आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए सबका। दूसरा ऑप्शन बोलता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब सारा फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा बोलता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन उसमें ना हो रहा हो, तभी जाके ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका आंसर क्या गया, ए बी सी, तीनों आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या बोलता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर, तो प्रॉपर्टी जो है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी पे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन या एक रियल फंक्शन है। तो बताइए ये जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। किस तरह, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं। टेम्परेचर भी हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं, और डेंसिटी भी किसी निकालते हैं तो किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो ये तीनों क्या एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 एक सॉल्यूशन वाला मतलब न्यूमेरिकल है, तो ये मैं आप लोग को देता हूँ होमवर्क में, उसके बाद मैं अच्छे से इसको डिफाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है। तो जो भी लड़के लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख के देंगे, मैं उन्हीं को उसका जवाब लिख के दूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो तो कौन सा एक्सपेक्टेड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, स्टीम का, सॉलिड का, मेल्टिंग आइस का, या वाटर का। तो अगर आपको याद होगा, चाहे जानकारी होगा चाहे पता होगा, थर्मल कंडक्टिविटी जिसे हम के बोलते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बात है कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो आप रेशियो लगा लीजिए, तो इसका अगर रेशियो आप लगाइएगा तो रेशियो क्या होगा बताइए। सबसे पहले आएगा सॉलिड आइस, देन आएगा मेल्टिंग आइस, देन आएगा वाटर, तब आएगा स्टीम। तो सबसे ज्यादा किस पे होगा, सॉलिड आइस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 में क्या बोलता है, ए रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, a reversible thermodynamic cycle containing only 3 processes and producing work is to be constructed. The
कांस्टेंट्स आर। तो रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल में बोलता है 3 प्रोसेस से प्रोड्यूसिंग वर्क करना है। किस तरह होगा? तो पहला ऑप्शन बोलता है देयर मस्ट बी आइसोथर्मल प्रोसेस, तुमको एक आइसोथर्मल प्रोसेस लेना है। दूसरा आइसोट्रोपिक प्रोसेस लेना है। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर एंड द क्लीयरेंस वॉल्यूम और फिक्स। ठीक है, हमें साइकिल प्रेशर और क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम साइकिल प्रेशर और क्लीयरेंस वॉल्यूम को फिक्स करना है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और नॉट अलाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल कितना होगा? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो नंबर ऑफ साइकिल क्या क्या होगा? तो आप बताइए कि अगर आपको पास ये 2-3 कंडीशन लिख के दिए हैं तो कौन कौन सा साइकिल पॉसिबल है? तो लगभग 4 साइकिल पॉसिबल है। बना के दिखाते हैं आपको। 4 साइकिल प्रोसेस है। क्या क्या बोलता है? चलिए पहले बनाते हैं पीवी डायग्राम। पहला पीवी पीवी डायग्राम में एक बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक और ये हो गया आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर हम एक वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक भी और टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख सकते हैं। देन हम 1 से 2 रख सकते हैं थर्मल, फिर आइसेंट्रोपिक, फिर कांस्टेंट रख सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम। ये सब पीवी डायग्राम है। देन हम 1 से 2 प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, फिर आइसेंट्रोपिक, फिर थर्मल। ठीक है, तो इस टाइप का 4 पॉसिबल है, उसके बाद कोई और 4 से ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन जाएगा 4। चलते क्वेश्चन 26 में क्या पूछता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू सैचुरेशन टेम्परेचर एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर डिफाइंड एज। तो अभी आपको बताए थे कि द अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा कोई भी 1 kg, कोई सामान है, मान लीजिए 1 kg ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर तक उठाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो उसका आप जवाब दीजिए कि आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है, उसी 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर तक उठाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सुपर हीट, दूसरा ऑप्शन है एंट्रोपी, तीसरा ऑप्शन है लेटेंट हीट, चौथा ऑप्शन है सेंसेबल हीट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसेबल हीट। ध्यान दीजिए, सेंसेबल हीट का मतलब ये है कि 1 kg ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर में उठाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगता है, उससे हम क्या बोलते हैं? सेंसेबल हीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं, कैलोरी इज मेजर ऑफ। कैलोरी किस में मेजर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट में, दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ हीट में, तीसरा ऑप्शन थर्मल कैपेसिटी में, चौथा ऑप्शन है एंट्रोपी में। तो बताइए कैलोरी आप किस में मेजर करते हैं? कुछ कुछ अगर पॉइंट वो याद होगा तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो 1 कैलोरी को हम 4.18 जूल बोलते हैं। तो क्या हो गया? ध्यान दीजिए, 1 कैलोरी को जब 4.18 जूल बोल रहे तो ये क्या क्वांटिटी है? क्वांटिटी ऑफ हीट। कैलोरी क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट है, तभी तो हम 4.18 जूल बता रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट को हम फिर से बनाएंगे और उसमें भी आपका लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा। देन आपका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक आपका जो बेसिक थर्मोडायनेमिक है वो आपका खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टोटल आपका 4 टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हर एक का सवालों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स।